में भी। लेट मी ऐड ऑल द स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, बात हम कर रहे हैं एल्केन की, और आज हम बात करेंगे एल्केन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, क्योंकि प्रिपरेशन को हम खत्म कर चुके हैं। तो बड़ी ही सुंदर राइटिंग में हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो बात करते हैं व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। हम फिजिकल प्रॉपर्टी किनको कहते हैं, कौन कौन सी होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। और दूसरी प्रॉपर्टी जो आएगी आपके लिए वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। solubility in water and in organic solvent। और थर्ड हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एल्केन के, कि भाई एल्केन होता कैसा है, सॉलिड होता है, गैस होता है ना। कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ एल्केन। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट्स ऑफ एल्केन, जो कि जीरो होता है। तो पढ़ने की वैसे आवश्यकता है नहीं, फिर भी जीरो क्यों होता है ये मैं बताऊंगा। तो पहले हम इन 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन उससे पहले चलो एक बार है ना इस पॉइंट को खत्म कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जो एल्केन होते हैं बच्चों कलरलेस होते हैं। जनरली एल्केन क्या होते हैं, कलरलेस। और हम जानते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। CnH2n+2। जो पहला मेंबर होता है इस फैमिली का वो होता है CH4, और ये बच्चों गैस होती है, कलरलेस गैस। इसके बाद आता है C2H6 जिसका नाम इथेन होता है बच्चों, दिस इज ऑल्सो गैस। इसके बाद बच्चों आता है C3H8 प्रोपेन, जो कि लिक्विड होता है। और C4H10 से आगे के जितने भी हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि मास बढ़ गया ना, मास बढ़ने से जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो गई। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि पहला दूसरा मेंबर गैस है, तीसरा लिक्विड है, चौथा भी लिक्विड सॉलिड के बीच में है, वैक्सी सॉलिड जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद लेटर ऑन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। तो लेट्स स्टार्ट। बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो बच्चों को है ना बॉइलिंग पॉइंट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो नहीं पता। जैसे मैं कभी किसी से पूछता हूं बताओ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके 2-3 आंसर होते हैं जो बच्चे बताते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, नो इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कुछ बच्चे कहते हैं सर इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स इनटू गैस। तो इसको भी कुछ हद तक सही मान सकते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है देख लो। इट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सबस्टांस is equal to atmospheric pressure, जो कि बच्चों 1 atm के बराबर होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है,
मान लो ये आपके पास एक सब्सटेंस था जिसको तुम क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करने से इसके वेपर्स बनेंगे जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर को टक्कर देंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, तो उस टेम्परेचर को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक बात आसान सी है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना किसी भी चीज का मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, CH4 ले लिया, हमने क्या किया, C2H6 ले लिया, हमने C3H8 ले लिया। इसका बच्चों मास कितना होता है, इसका मास होता है 16 यूनिट। इसका मास कितना होगा, इसका होगा 28 यूनिट। इसका मास कितना होगा, हाँ जी, इसका मास कितना होगा 36 + 8 दैट इज 44 यूनिट। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, मास हमारा क्या हो रहा है, मास हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ओके। अब यहां पर बात करेंगे, अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ कार्बन हो तो, जैसे कि हमारे पास है बच्चों पेंटेन, हमारे पास ये है पेंटेन। इसके अंदर बच्चों 5 कार्बन है और 12 जो है वो हाइड्रोजन है। लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो इस बार ये पेंटेन नहीं रहा, ये बन गया 2-मिथाइल ब्यूटेन, और इसके अंदर भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। दोनों का जो मास है वो सेम है, दोनों का क्या मास जो है वो सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए। लेकिन नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है इस एल्केन का जो लंबी चेन के अंदर है वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांच। और हम कह भी सकते हैं, इस बात को याद रखना, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? ब्रांच मतलब देखो ये कार्बन है ना, ब्रांच बना लेगा, अगर एक और ब्रांच बना दी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। जैसे कि CH3, इस CH को हटा देते हैं, यहां पर आएगा आपका पास CH3 और यहां पर आएगा आपके पास CH3 और इधर भी आएगा CH3। तो बच्चों इसके पास भी देखोगे ना तो कार्बन 5 आएंगे, हाइड्रोजन 12 आएंगे। तो इसमें तो इतनी सारी ब्रांच आ गई, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज्यादा कम आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? जल्दी से हाथ उठा के बताओ, शाबाश। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो ये हमारे पास आ गई है बॉइलिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांचिंग। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट, इसके लिए जो तुम डेफिनेशन याद रखते हो वही सही है। इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which a solid state converts into liquid। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसको इंक्रीज इन मास में देखेंगे, जब हम इसको इंक्रीज इन मास में देखेंगे तो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट वाला ही ऑर्डर फॉलो होगा। तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों इसमें देखो कुछ गड़बड़ है। अगर हमारे पास ब्यूटेन है और हमारे पास जो है इस प्रकार की ब्रांच है, तो प्यारे बच्चों इस बार जो है ना, जो पिछली बार हुआ था, पीछे जो हुआ था वो नहीं होगा। इस बार ब्रांचिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। सर ऐसा क्यों सर, उसमें ऐसा हुआ इसमें ऐसा क्यों हुआ? देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है ना बच्चों, वो पैकिंग पर निर्भर करती है। किसी चीज की जितनी अच्छी पैकिंग होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना अच्छा होगा। ये जो ब्रांच वाली चीजें है ना, ये अच्छी पैकिंग कर लेती हैं बेटा। कैसे देखो सर, मान लो तुम्हारे पास एक एल्केन है, सिंपल लीनियर ऐसा है ना, तो उसकी जो दूसरी लेयर होगी वो ऐसे जो है उसके नीचे आएगी, तीसरी जो होगी वो ऐसे करके ऐसे आएगी, है ना, बिना किसी ब्रांच के। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास कोई ब्रांच वाली चीज आ गई ऐसे करके, और यहां पर ब्रांच आ गई, ठीक है, तो बेटा इसके अंदर जो दूसरा होगा, देखो जो दूसरा होगा वो इससे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? और इसकी भी जो ब्रांचेस होंगी वो नीचे दूसरी वाली लेयर को कनेक्ट कर लेंगी ऐसे करके। तो इनके अंदर जो पैकिंग है ना बेटा, वो ज्यादा अच्छी हो गई, जिसकी वजह से इनको तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है ब्रांच वालों का एज कंपेयर टू लीनियर। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। जब ये सॉलिड की अवस्था में है तो पास पास है। तो सर पिछली बार ऐसा क्या हुआ था? देखो पिछली बार में मैंने बोला बताया ना, पिछली बार जो वाटर है जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये दूर दूर हो जाएंगे, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। तो हमने बच्चों क्या देख लिया, हमने बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, हमने मेल्टिंग पॉइंट देख लिया। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। लेट डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चा घुलना, यानी कि पानी में जैसे हमारे पास चीनी घुल जाती है उसी प्रकार से घुलना। तो पहले तो एल्केन के नेचर को समझते हैं। मैं सबसे छोटे को नहीं लूंगा, सेकंड नंबर के एल्कोन को लूंगा जिसका नाम है इथेन। अब बट बेटा इसको समझना है अच्छे से। जो CH3 है ना, ये CH3 के साथ कनेक्ट है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये म्यूचुअली शेयर्ड है, ना तो ये इसके पास जाएंगे ना इसके पास जाएंगे, जिसकी वजह से ये किस नेचर का हुआ, ये हुआ नॉन पोलर, है ना। थोड़ा सा इसको इस प्रकार से समझ लो, ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ मिलेंगे ऐसे करके, जिसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और इस पे आएगा माइनस, और इनके बीच में एक अच्छी खासी अट्रैक्शन होगी जिससे कि ये बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होगी, और ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से हाथ उठा के बताइए। पोलर और नॉन पोलर बातें समझ में आई? वेरी गुड। तो बच्चों ये एल्केन, ये क्या सारे के सारे एल्केन जो है वो नॉन पोलर है। तो हम एक बात जानते हैं कि नॉन पोलर सबस्टांस, नॉन पोलर सबस्टांस dissolved in नॉन पोलर सबस्टांस। क्या ये बात समझ में आई? नॉन पोलर सबस्टांस dissolved in नॉन पोलर सबस्टांस, whereas पोलर सबस्टांस dissolved in पोलर सबस्टांस। तो हमारा सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन है? हमारा सबसे अच्छा सॉल्वेंट है पानी। पानी है ना, हमारा प्यारा पानी। तो इस पानी के अंदर, इस पानी के अंदर जो है अगर हम एल्केन को डालेंगे, ये मैंने एल्केन को डाला जो कि एक नॉन पोलर है और ये आपके लिए पोलर है, तो बच्चों ये क्या होगा, ये नॉन सॉल्युबल होगा, ये पानी में घुलेगा ही नहीं, है ना। लेकिन अगर हम इसकी जगह कुछ और ले लेते, जैसे कि H2O के साथ हम मिलाते HCl, तो इस केस में ये सॉल्युबल होता। ठीक है, इट इज सॉल्युबल। जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे है
डाइपोल मोमेंट, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। और पहले मैं इसको भी समझा देता हूं, है ना। मोमेंट 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 स्पेलिंग गलत हो गई, MOMENT। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इसको समझा देते हैं बच्चों। बच्चों देखो, डाइपोल मोमेंट कब होता है, किस अवस्था में होता है, कब कब होगा। देखो बेटा, अभी अभी बात कर रहे थे पोलर मॉलिक्यूल की, तो HCl ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, जिसका मतलब है क्लोरीन पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। तो बेटा एक मॉलिक्यूल तो कभी होता नहीं, सॉल्यूशन में देखो HCl ऐसा होगा, जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास जाएगा ना, तो Cl इधर इधर आएगा, रोटेट करके अपने आप इधर हो जाएगा, ताकि इनके बीच में अट्रैक्शन होती रहे। अगला जो मॉलिक्यूल आएगा ना, चुपचाप, कैसे, चुपचाप रोटेशन कर लेगा। और कैसे कर लेगा, देखो इन दोनों के बीच में आ जाएगी ऐसे। मान लो कोई H प्लस Cl माइनस ऐसे पड़ा हुआ था, जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल देखा तो भाई साहब ये बन जाएगा शक्तिमान, और यहां पे आ जाएगा Cl माइनस और H प्लस, और इनके बीच में हो जाएगी इस प्रकार से अट्रैक्शन। ये जो घूम के गया है ना, इसी को कहते हैं मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो ये तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल कैसा रहे, पोलर। क्या इतनी बात समझ में आई, है ना। लेकिन अब यहाँ पे मेरे बच्चे ही नहीं है जो बोल सके मेरे बच्चों, लेकिन मेरे बच्चों, हमारा जो एल्केन था वो कैसा था, वो था नॉन पोलर, है ना। जब नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, तो क्या होगा, नॉन पोलर के केस में ये CH3 है, ये दूसरा CH3 है, और ये CH3 है, और ये दूसरा CH3 है। अब ये कुछ नहीं करेंगे, ये इसको टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, हैं कहा देखा है भैया, कहा देखा है। इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आ गया बच्चों, जीरो। डाइपोल मोमेंट इज जीरो। हाँ जी, जल्दी से बताओ, कितनी बात समझ में आ गई। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो क्यों ना बात डाइपोल मोमेंट की चल रही है, तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, नहीं ये नहीं बता रहा था, जब जब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, जब जब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, तो डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। अगर याद हो ना, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने कराया था। और जब जब अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, जब जब अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा, नॉन जीरो। सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक का मतलब समझा देता हूं। जैसे कि मान लो चारों बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, तो ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन अगर गलती से यहां पे क्लोरीन लग जाए, है ना, अब इस बार देखो कहानी बिगड़ गई, अलग एटम आ गया, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। कितनी बात समझ में आ गई। इस चीज को कहते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और इस चीज को कहते हैं अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर। हाँ जी, जल्दी से बताइए बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई क्या। एक बच्चे ने पूछा है सर इसका आयुपैक नेम बताना। अरे बहुत ही सुंदर है भैया, बहुत ही सुंदर है, अभी बताते हैं। ये देखो, बच्चे ने इसका नाम पूछा है CH3, इसके बाद है C डबल बॉन्ड O, फिर ये O इधर चला गया, और फिर ये इधर चला गया C डबल बॉन्ड O, और फिर ये चला गया इधर, गूगल मैप लेके आया था लगता है ना, CH3। तो इस बच्चे ने, मैं इसका नाम नहीं जानता, मुझे व्हाट्सएप आया है, पालक, यस, इस बच्चे का नाम है पालक, इसके व्हाट्सएप पे पालक लिखा हुआ है।
तो इस कंपाउंड का नाम बताना है। देखो बच्चों, ये एल्केन के अंदर नहीं है, फिर भी आप सबको बताना है। जरा जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ किस किस को पता है। जहां तक मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगा। हाँ जी, पहली बात तो ये है क्या, ये बीच में आ गया है, बच्चे ने डाउट पूछा था व्हाट्सएप पे, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, दिस इज एनहाइड्राइड, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे ने पूछा है तो ये सबके लिए आज का होमवर्क हो जाएगा। इसका नाम बताओ, क्योंकि नोमेनक्लेचर हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके, और भी कोई डाउट आया है क्या? और तो कोई डाउट नहीं आया। पीछे प्रीति के बहुत सारे डाउट थे जिनको मैं कल कंपटीशन क्लास में क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया है सिमेट्रिक और सॉरी, ये हमारे पास हो गया डाइपोल मोमेंट, और यहां आकर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। जल्दी से एक बार हाथ उठा के बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं केमिकल प्रॉपर्टीज कल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा ना वाईफाई का इंटरनेट का जो तार है वो टूट गया, तो मैंने किसी और का फोन और सब कुछ ले रखा है। तो कल हम इसी टाइम मिलेंगे 7 बजे। अब से आपका टाइम मंडे टू फ्राइडे 7 बजे है। सैटरडे को मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा, बिकॉज मुझे घर जाना होता है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज तक एल्केन कर लीजिए, और इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, थोड़ी सी है तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।